हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जो यादगार हो जाते हैं। जब भी कभी हम उस पल को, उस दिन को दोबारा याद करते हैं तो उस वक्त हमारा सारा दुख, दर्द कुछ वक्त के लिए ही सही गायब हो जाता है। हम उस पल में जीने लगते हैं। हूबहू वही घटा हुआ सीन हमारी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलता है और हम उस वक्त एकदम से भावुक हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो यादगार पल और उनकी वो हसीन यादें हमारी स्मृतियों में एक ख़ास जगह बना लेती है, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि वो यादों से भरा हुआ पेड़ कभी नहीं गिरता। वो अंत तक हमारे साथ बने रहता है और हर नई हसीन यादों की बहार संग खिल उठता है। ये बात उन दिनों की है जब मैं मुखर्जी नगर में नौकरी करता था, माया IAS कोचिंग सेंटर में। मुखर्जी नगर के बारे में बताया जाए तो ये किताबों का, जीवन का, सपनों का, संघर्षों का, स्पर्धाओं का और हार जीत का मेला है। यहाँ की गलियों में आपको योद्धा, वक्ता, पत्रकार, देशभक्त, समाज सुधारक, नास्तिक, लेखक, साहित्यिक, पॉलिटिशियन, कूटनीतिज्ञ, लाल बत्ती वाला और प्रेमी, ऐसी तरह तरह की ज़हीन प्रजाति मिल जाएगी। उन्हीं गलियों में आपको UPSC के मैदान में अपना पहला कदम रखने वाले शूरवीर अपना सामान उठाए 4 दीवारों की तलाश में दर दर भटकते हुए भी नजर आएंगे। तो कुछ बड़े बड़े होल्डिंग पर लगे हुए महावीरों की विजयी मुस्कुराहट भरी तस्वीर देख कोचिंग सेंटर के शामियानों की सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए भविष्य के ऑफिसर्स भी नजर आएंगे। यहाँ हर साल लाखों महत्वाकांक्षी अपनी मेहनत से तकदीर आजमाने आ जाते हैं। सपनों की भीड़ में आंधी की तरह दौड़ लगाते हैं। अभी उनमें से कुछ फिसलते हैं, घायल हो जाते हैं, जख्म को महसूस करते हैं, उस पर मरहम लगाते हैं और आंसू पोंछ फिर एक बार उठ जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ चाय की टपरी पर बैठे बैठे देश विदेश के बड़े से बड़े मसले खाली चंद पलों में यूं हल हो जाते हैं। बड़े बड़े होल्डिंग से भरा हुआ ये मुखर्जी नगर न जाने कितनों को मंजिल तक पहुंचाता है और न जाने कितनों को नाउम्मीदी का जायका पिलाता है। यहाँ लोग आते भी भरी हुई आंखों से और जाते भी भरी हुई आंखों से। मायाजाल है ये मुखर्जी नगर, जिस मायाजाल में कभी मैं भी फंसा हुआ था। ऐसे न जाने कई बच्चों को जिन्हें इस मायाजाल ने अपनी तरफ आकर्षित किया था, उन्हें पढ़ाने का काम कर रहा था। एक तरह से कहा जाए तो अनगिनत सपनों को कंधा दे रहा था। ये अनगिनत सपने देखने वाली अनगिनत आंखें मुझे हमेशा उम्मीद से सराबोर नजर आती हैं। यही नहीं बल्कि हर IAS बनने की चाहत रखने वाले में अपने आप को साबित करने का जुनून होता है, भीड़ से ऊपर उठने का जज्बा होता है और बदलाव की अहमियत को भी जानता है। अभी ये बात अलग है कि जीत हासिल करने के लिए वक्त तो लगता ही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई जल्दी अपने मकाम तक पहुंच जाता है तो कोई आखिर तक लड़ता रहता है। कभी मैं भी इसी तरह उम्मीदों से भरी हुई आंखों से इस शहर में आया था। कभी मैं भी कुछ कर दिखाने के जुनून से इस शहर में आया था। कभी मैं भी अपनी और दूसरों की उम्मीदों का भार उठाया इस शहर में आया था। कभी मैंने भी पापा से कहा था, हो जाएगा। उम्मीद, इंसान अपनी सारी उम्र उम्मीदों के सहारे जीता है। पैदा होते ही वो उठकर दौड़ने की उम्मीद रखता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है उसकी जिंदगी उम्मीदों से भरपूर हो जाती है, क्योंकि उसकी अपनी उम्मीदों के साथ उसके अपनों की उम्मीदों का भार भी उसके ही कंधों पर आ जाता है। अब इन उम्मीदों के ढेर में से कुछ उम्मीदों पर वो खरा उतरता है तो कहीं पर उसे नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो मरते वक्त भी फिर एक बार जीवन पाने की उम्मीद रखता है और मरने के बाद मुक्ति पाने की उम्मीद रखता है। उसकी उम्मीदों का कोई अंत नहीं है। दरअसल ये उम्मीदों का महल ताश के पत्तों से बना होता है, हवा के मंद झोंके से भी गिरने की काबिलियत रखता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी मेहनत पसीने से इस ताश के महल को वास्तविकता में तब्दील कराने में सफल हो जाते हैं, तो कुछ उसी ताश के महल में फंस जाते हैं और उसी को सच मानकर जीते रहते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। अतिरेक हमेशा ले डूबता है। मुखर्जी नगर में मेरी जिंदगी भी बाकियों की तरह बुलेट ट्रेन सी हो गई थी, तेज गतिमान हो गई थी। मेरे दिन के 24 घंटों में से 8 से 10 घंटे कोचिंग सेंटर में खर्च हो जाते, 1.5 घंटा बस में और बचे हुए कुछ घंटों में खाना, दूसरे दिन के लेक्चर्स की नोट्स निकालना और 4-5 घंटे सोना। ना जीवन की गति को समझ पा रहा था, ना अपने होने के एहसास को। एक रोबोट की तरह मेरी जिंदगी बस चल रही थी। बटन दबाया चल पड़े, बटन दबाया वापस। कभी थकान भी महसूस नहीं कर पाया मैं।
अकेला तो था, लेकिन अकेलेपन का एहसास नहीं था, क्योंकि मेरे साथ मेरा खालीपन से भरा हुआ कमरा, मेरी तन्हाई, बीता हुआ वक्त, किताबों के फड़फड़ाते पन्ने, घर की यादें और नई उम्मीदें थी। इन सब का तकिया चादर बनाकर मैं रोज रात को चैन से सोता था। और शायद उस वक्त मैं इन चीज़ों से बाहर कभी आ नहीं पाया। मैंने अपनी जिंदगी को एक खूंटे से बांध रखी थी। ना कोई दोस्त, ना कोई साथी। दोस्त ना बनाने का कारण ये था कि मैं अपना ये खालीपन किसी और की मदद से भरना नहीं चाहता था। ये तो खुदगर्जी हुई ना, बस अपना खालीपन मिटाने के वास्ते दूसरे की सहायता ले। फिर भी कुछ लोग मुझे इस खाई से निकालने की जद्दोजहद तो करते थे, लेकिन मैं हूं कि उनसे दूर भागता था। ना दिन का ख्याल था, ना रात का। सूरज के साथ दिन होता है और सूर्यास्त के साथ रात। मैं तो जिंदगी का बस एक किराएदार बन गया था। जहां लोगों की जिंदगी टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी, वहां मेरी जिंदगी का टाइम टेबल कुछ खास नहीं था। कैसा टाइम टेबल? भीड़ से ऊपर उठने की चाहत तो काबिले तारीफ होती है, लेकिन इसमें संभल कर चलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गलती से भी आप नीचे गिरे तो आपका हाथ पकड़ने कोई नहीं आता। लोग खुद से बाहर देख ही नहीं पाते। दरअसल इसमें गलती उनकी भी नहीं है। उनके कंधे, उनकी आंखें जिम्मेदारी की बोझ से इतनी मजबूर हो जाती है कि वो बस घोड़े की तरह सीधा चलने की आदत रखते हैं। अब जो भीड़ से ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं, उनको खुद ही खुद का सहारा बन जाना होता है। शुरुआत में बिना अपनी पहचान का लिहाज किए काम करना होता है। थकान, पीड़ा, दुख दर्द, इस पर मरहम लगाए बिना रुके चलना होता है। फिर जिंदगी में चाहे जितने भी तूफान आ रहे हो, बिना डरे उसका सामना करना होता है। अब जो इस एग्जाम में टॉप करता है, उसे फिर भीड़ में चलने की जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर वो भीड़ में चलना चाहता हो तो उसकी पहचान के कारण बहुत सारे लोग उसे सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं। वो गिर भी जाए तो बहुत सारे लोग उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस भीड़ से ऊपर उठने की, पहचान बनाने की कभी मैं भी जद्दोजहद कर रहा था, आज उसी भीड़ का बस एक हिस्सा बनकर रह गया था। माया कोचिंग सेंटर के बच्चे और चंद टीचर्स के सिवाय मेरी पहचान फर्श पर गिरे हुए अनगिनत गेहूं के दाने समान हो गई थी। जो सपना मैंने पापा को दिखाया था, वो बस सपना ही बनकर रह गया था। भरोसा था उनको मुझ पर, लेकिन आप एक बार किसी के भरोसे को तोड़ दे तो वो किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं बचता। मैंने भी पापा को ठेस पहुंचाई थी। उनकी नज़र में मेरी जो पहचान थी, वो मैंने ही मिटाई थी। दरअसल मैं हमेशा जीतता आया था, चाहे वो 10वीं 12वीं में टॉप करना हो, या सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाना हो, या अपने गांव वालों की छोटी से छोटी समस्याओं को हल करना हो। मैं उस छोटी सी दुनिया में लोगों की और मेरे घर वालों की नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल था। इसलिए जब मैंने पापा से यूपीएससी का जिक्र किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था, तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। बस पापा ही नहीं बल्कि हर कोई यही कहता था, तू कर लेगा, आराम से कर लेगा। इसी चीज़ ने मेरे अंदर एक खोखला आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अक्सर यही चीज़ हमारी हार के लिए जिम्मेदार होती है। भले ही हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन इस खोखले आत्मविश्वास के कारण कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी उस छोटी सी दुनिया से कभी बाहर देख ही नहीं पाते। कोचिंग सेंटर में जब किसी दिन बाप बेटे एडमिशन के बाद मुझसे मिलने आया करते, तो वो भी अपनी उम्मीदों का भार मेरे ऊपर डालते थे। इसका भविष्य अब आपके ही हाथों में है। अब आप ही इसकी नैया पार लगा सकते हो। अब उनको कैसे समझाता है जिसकी खुद की नैया हिचकोले खा रही हो, वो क्या ही किसी की नैया को पार लगा सकता है। बाप और बेटा दोनों का भार मेरे ही कंधों पर हुआ करता था। इतना मुश्किल होता है ना किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, जब खुद की ही जिंदगी संवारने के लिए हम किसी दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन तभी कोई तीसरा अपनी उम्मीदों का भार हमारे कंधों पर डाल दे तो कभी कभी उसका भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। ये जो मन रूपी सागर है, इसमें बवंडर के कारण लहरें उठने लगती हैं। उठती लहरों के कारण हमारे हौसलों की कश्ती डगमगाने लगती है। फिर उसको स्थिर करने हेतु हम नए नए रास्ते अपनाने लगते हैं। उस जद्दोजहद में हम ये समझ नहीं पाते कि उस कश्ती को स्थिर करने के लिए पहले हमारा समतल होना ज़रूरी होता है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के पहले हमें हमारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है। अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है, ना कि उसके नीचे दब जाना होता है। मैं हमेशा एक सवाल से दूर भागना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों वही सवाल मेरे सामने जादुई जिन की तरह अचानक हाजिर हो जाता। वो सवाल मुझे अंदर तक झंझोड़ के रखता।
जैसे मुझे कोई दीमक अंदर से कुतर रहा हो, ऐसी अनुभूति होने लगती। उस सवाल के कारण मैं हमेशा बेज़बान हुआ करता था। आप आईएएस क्यों नहीं बन पाए? क्या इसका जवाब मैं दे सकता था? क्या इसका जवाब मेरे पास था? अगर होगा भी तो क्या वो लोग मुझे समझ पाएंगे? क्योंकि लोग अक्सर हारे हुए की बात पर यकीन नहीं करते। फिर भी मैं कभी कभी मंद मुस्कान से इसका आसान सा जवाब देने की कोशिश करता, जैसे हजारों लोग नहीं बनते। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि आईएएस बनना मतलब सूरज की किरणों की गिनती करना है। साला इसकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। इसी चक्कर में बचपन से जो कुछ कर दिखाने का जज्बा था, कुछ नहीं कर पाया मैं तब्दील हो गया था। मेरी जिंदगी में सूर्योदय और सूर्यास्त बस दिन की शुरुआत और अंत की पहचान थे। जब नई सुबह के सूर्योदय का इंतजार करना था, तब मैं बस किताबों के पन्ने बदलता रहा। जिंदगी के मजे लेना ही भूल गया था मैं। अंधेरे कमरे में खिड़की से गुजरने वाली सूरज की किरणें, चाय की प्यालियां, कमरे का खालीपन, सपनों के खंडहर और मेरा खोखला आत्मविश्वास, इनका ही साथ था बस। किसी से दोस्ती बढ़ाना भी मेरे लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि मैं समझता था इससे पढ़ाई में बाधा आएगी, या बाकी लोग मुझे कभी खुद से ज्यादा काबिल नजर आए ही नहीं। इससे हुआ क्या? कुछ नहीं। जिस सूर्योदय के इंतजार में मैं दिन रात भूल गया था, वो मुझसे दूर क्षितिज के उस पार चला गया था। उन 4 मौकों ने मुझे कभी सूर्योदय देखने का मौका ही नहीं दिया। अपने दोस्तों से अलविदा कहना, अपने सपनों से हार कर घर चले जाना मुश्किल होता है ना। मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। हर बार पापा को ये बताना अगली बार पक्का हो जाएगा, इस झूठी उम्मीद पर टिके रहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पापा और मुझ में दूरियां बढ़ने लगी थी। जब भी उनका फोन आता तो बस कुछ शब्द हम दोनों के मुंह से निकलते, बाकी सन्नाटा। मैं पता नहीं क्यों पिताजी से नाराज था। डांट फटकारना तो दूर, उन्होंने तो मुझसे बात करना ही कम कर दिया था। ना कभी चिल्लाए, ना कभी ऊंची आवाज में पूछ पाए कि क्यों नहीं हो पाया। उनका इस कदर शांत रहना मुझे अंदर से खा रहा। मैं सोचता था बचपन में जो पिताजी मुझे छोटी छोटी गलतियों पर डांटते थे, मारते थे, फिर आज क्यों इस कदर चुप बैठे हैं। शायद दुनिया में सारे पिता लोग एक जैसे हैं। उन्हें इस बात का डर लगा रहता होगा कि बच्चों को ज्यादा बोल दिया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, उनकी एक भूल जिंदगी भर उनके लिए पछतावा ना बन जाए। बच्चे कहाँ इस तरह की महान सोच रख पाते हैं। वो तो बस एक पल में सब कुछ भूल कर खुदगर्ज बन जाते हैं। उन्हें अपनों से ज्यादा सपनों से हारना पीड़ादायक लगता है। वो बस एक पल में झूलते हुए फंदों को अपनाते हैं और इस दुनिया से कहीं और निकल पड़ते हैं जहां से लौटना कभी मुमकिन। इससे होता यह है कि जो माँ अपने बच्चों के सपनों की पूर्ति हेतु ईश्वर से गुहार लगाया करती थी, वो बेचारी अपने बेटी की तस्वीर के सामने उम्र भर बिलखती रहती है। जो बाप अपने बेटे के कंधों पर जाने का सपना देखता है, उसे बेटे को ही कंधा देना पड़ता है। हमारी एक भूल के कारण सब कुछ तबाह हो जाता है, जबकि सपने हमने देखे थे, जद्दोजहद हमारी थी। फिर हमें उनकी जिंदगी को इस तरह तबाह करने का क्या हक है। मैं हमेशा ये सोचता था कि लोग हार कर घर कैसे जाते होंगे, अपने पापा का सामना कैसे करते होंगे। आस पड़ोसी, गांव वाले जिनके सामने तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारा बखान किया करते थे, उनका सामना कैसे करते होंगे। उस माँ का सामना कैसे करते होंगे जो हमारे छोटी सी छोटी जीत के लिए भगवान से लड़ती थी। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। मैं बचपन से ही किसी का सामना करने से डरता था, इसीलिए तो उस दिन घर नहीं जा पाया था। मुझे वो दिन आज भी याद है। रिजल्ट देखने के बाद मैं तो 2-3 दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाया था। पापा के भी बहुत फोन आए थे, लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा था। कैसे उठाता, क्या बात करता उनसे? नहीं हुआ। अगर उन्होंने पूछा क्यों नहीं हो पाया, तो क्या जवाब देता? मैंने हिम्मत करके नहीं हो पाया पापा, बस इतना मैसेज और कुछ गिरते आंसुओं को साथ में भेजा था। पापा ने कहा अच्छा। कुछ वक्त तक शांति फैल गई थी और फिर अचानक उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, घर कब आ रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पापा से रूबरू होने की। मेरे सामने अंधेरा छा गया था, कमरे में कैद कर लिया था खुद को, लेकिन कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये सोचकर कि मैं जिंदगी भर माँ और पिताजी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करूंगा। मेरे जाने से उनको और पीड़ा नहीं देना चाहता था। जब मैंने दिल्ली में ही रहने का निर्णय लिया तो पापा हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। विरोध कैसे करते, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाए थे।
माँ ने भी कहा था कि पापा ने गांव में जाना ही बंद कर दिया था। शायद वो भी मेरे ही तरह लोगों के सवालों से बचना चाहते थे। पिछले हफ्ते ही पूरे 5 साल हो गए थे उस दिन को, जिस दिन आखिरी मौके का रिजल्ट आया था, जिस दिन मेरा सब कुछ बदल गया था। आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस मैंने कमरा बदल दिया था ताकि उस दिन को भूल पाऊँ, उस लम्हे को भूल पाऊँ। माँ तो बेचारी जब भी फ़ोन किया करती तो रोती रहती थी। पापा भी शांत हो गए थे। उनका हाल चाल, उनकी स्थिति मुझ तक पहुंचाने का काम ये फ़ोन कर रहा था। हालांकि इसका कोई असर मुझ पर नहीं हो रहा था। कल भी जब माँ का फ़ोन आया था तो वो मुझे घर आने के लिए, लल्ला घर आजा बेटा, तू हमसे क्यों इतना भाग रहा है? तेरे हाथ में कुछ नहीं था, तूने मेहनत भी की थी, लेकिन नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। कब तक तेरे पापा से दूर भागता रहेगा? अब तो वो भी भूल गए, तू भी भूल जा, घर आजा बेटा। और माँ को मैंने वही रटा हुआ जवाब दिया था, माँ अभी छुट्टी नहीं है, एक दिन ज़रूर आऊँगा। जब कभी छुट्टी होती तो मैं चाय बनाकर छत पर ले जाया करता था, कुछ पल खुद के संग बिताने हेतु। आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देख अपने मन को शांत कर लिया करता था। भले ही मैं गांव ना जा पाऊँ, पर हर उड़ान भरने वाले हवाई जहाज के साथ मेरी घर जाने की ख्वाहिश मेरे गांव तक पहुंच जाती थी। मैं कभी कभी तो थोड़ी सी हिम्मत बटोरकर गांव जाने के बारे में सोचता था, लेकिन पापा की तस्वीर मेरी आंखों के सामने तैरने लगती। हमेशा एक सवाल मेरे अंतर्मन में पैदा हो जाता कि पापा को क्या जवाब दूंगा। मार्च का महीना था। दिल्ली की सर्दियां गर्मियों में तब्दील हो गई थी, धूप बढ़ने लगी थी। कल रात जब माँ ने मुझसे घर आने की बात की थी तो मैं रात भर सो नहीं पाया था, इसीलिए सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले, खाना बनाया और चल पड़ा मेट्रो स्टेशन की ओर। कैलाश से मुखर्जी नगर तो मेरा हर रोज का सफर था। मेरे जैसे न जाने कितने लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने छोटे से सपने दबाए मेट्रो से गुजरते थे। टेक्निकल फॉल्ट के कारण हर रोज के समय से आज मुखर्जी नगर पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई थी। मैंने अपना टिफिन ऑफिस में रखा और अपनी क्लास में चला गया। स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। मैंने क्लास की शुरुआत करंट अफेयर से की। तभी मुझे ऑफिस से फोन आया कि कोई राजेंद्र प्रसाद शर्मा आपसे मिलने आए हैं। राजेंद्र प्रसाद। मैं भागते हुए ऑफिस में पहुंच गया। पापा मेरे साथी टीचर के साथ बात कर रहे थे। मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आई थी। बूंदें जमीन से मिलने के लिए उत्सुक हो गई थी। माया कोचिंग सेंटर में जो मेरी पहचान थी उसे भूल गया था मैं। उस पल में मैं सब कुछ भूल गया था। मेरे आसपास कौन है, ये क्या सोचेंगे, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे। मैंने भागते हुए पापा के पैर छुए। मैं बिल्कुल छोटा बच्चा बन गया था। पापा ने मुझे उनके हाथों से ऊपर उठाते हुए आगोश में भर लिया और कुछ लम्हे के लिए सब कुछ थम सा गया था। सब कुछ शांत। मेरे सारे गीले शिकवे कागज के टुकड़े की तरह हवा में फुर्र हो गए थे। जो खोया था उसका सारा हिसाब किताब मेरे दिमाग के कैलकुलेटर से मिट गया था, और जो पाया है उसकी स्मृति मेरे दिमाग में अपना घर बनाने लगी। और मुझे लगता है ये घर मेरे इस दुनिया से अलविदा होने तक मेरे साथ ही रहेगा। तब तक तो मैं इसे हमेशा अपने साथ संभाले रखूंगा।